Good evening dear students. Today let us discuss about AC series motor और यूनिवर्सल मोटर। AC सीरीज़ मोटर को ही यूनिवर्सल मोटर भी कहते हैं because this motor works on AC and DC both. AC and DC both, either AC or DC, either single phase AC or DC. That is why this motor is called AC series motor और यूनिवर्सल मोटर। इसका कंस्ट्रक्शन देखिए, इसके इमेज हम दिखा रहे हैं। दिस इज़ द इमेज ऑफ AC सीरीज़ मोटर, हाउ दिस मोटर लुक्स लाइक। दिस इज़ यूनिवर्सल मोटर और AC सीरीज़ मोटर। ये देखिए सप्लाई देंगे यहाँ से, वो सप्लाई जाती है इसमें फील्ड वाइंडिंग में जाएगी, कार्बन ब्रश से होते हुए इसमें जाएगी, कम्यूटेटर बोलते हैं इसको। दिस पार्ट इज़ कॉल्ड कम्यूटेटर। यहाँ देखिए कार्बन ब्रश लगे होते हैं, वो फिसलते हैं। सप्लाई कम्यूटेटर पे जाती है कार्बन ब्रश के थ्रू और वहाँ से जाती है आर्मेचर वाइंडिंग में। तो ये सप्लाई जा रही है फील्ड वाइंडिंग में, वहाँ से जाएगी कार्बन ब्रश पे, कार्बन ब्रश से कम्यूटेटर पे, कम्यूटेटर का कनेक्शन आर्मेचर वाइंडिंग से है और आर्मेचर वाइंडिंग में करंट फ्लो होगी। उसके बाद फिर जिधर से वो पाथ होगा उस तरफ से वापस हो जाएगी। सो दिस इज स्टेटर पार्ट एंड दिस इज़ रोटर पार्ट। यहाँ देखिए रोटर शाफ्ट है, दिस इज़ रोटर शाफ्ट। वो दिख नहीं रहा है, अभी हम और क्लियर इमेज देखेंगे। देखिए ये इस इमेज में थोड़ा क्लियर है। दिस इज शाफ्ट, ये कम्यूटेटर है जिसकी बात अभी हम कर रहे थे। कम्यूटेटर के बारे में भी डिस्कस करेंगे। दिस इज आर्मेचर वाइंडिंग, कापर के तार होते हैं आर्मेचर में। आर्मेचर जो है देखिए रोटर पे है, शाफ्ट पे है, शाफ्ट पे। ये क्या है, ये आर्मेचर वाइंडिंग के कंडक्टर्स हैं। ये जो है ये इसको बोलते हैं आर्मेचर कोर है। दिस इज मैग्नेटिक मटेरियल, इट इज़ लैमिनेटेड। ऑब्जेक्टिव ऑफ लैमिनेशन इज़ टू रिड्यूस एडी करंट लॉस। इसमें आर्मेचर वाइंडिंग में एसी करंट बहेगी, इसलिए इसमें एडी करंट होगा, पैदा होंगी कोर में, और उससे एडी करंट लॉस होगा। उसको रिड्यूस करने के लिए लैमिनेटेड होता है। ये होता है, ये रोटर पार्ट है। ये पार्ट देखिए स्टेटर पार्ट है। इस भाग को कहते हैं योक, दिस इज़ योक। ये बोलते हैं इसको पोल शू। और ये भाग जो होता है इसको पोल बोलते हैं, जिस पे ये वाइंडिंग लपेटी गई है कापर के तार, इसको बोलते हैं फील्ड वाइंडिंग। मोटे मोटे तार होते हैं, दीज वायर्स आर थिक, कॉपर वायर होते हैं। इनसे फील्ड फ्लक्स प्रोड्यूस होता है, वहाँ से प्रोड्यूस होगा फ्लक्स, वो जाएगा ऐसे इधर से इधर, नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ, इधर से होते हुए जाएगा, रोटर से होते हुए जाएगा। उसमें कंडक्टर भी रहेंगे, उसमें रोटर कोर भी रहेगा, उससे होते हुए। ये देखिए इमेज, और ये इसमें थोड़ा और क्लियर है। इसमें यूनिवर्सल मोटर या AC सीरीज मोटर को फिट किया गया है किसमें, ड्रिल मशीन में। दिस इज़ ड्रिल मशीन। उसका देखिए जहाँ से ड्रिल होता है वो ये है, उसका शाफ्ट जोड़ देंगे मोटर के शाफ्ट के साथ में, तो ये मोटर घूमेगा तो इसको घुमाएगा। इसमें देखिए कुछ भाग दिख रहा है, दिस इज आर्मेचर वाइंडिंग, इस भाग को कहते हैं आर्मेचर। ये भाग देखिए, दिस इज लैमिनेटेड आर्मेचर कोर, इसको बोलते हैं आर्मेचर स्लॉट। दिस पार्ट इज कॉल्ड आर्मेचर स्लॉट हैं, इन्हीं में आर्मेचर वाइंडिंग भरते हैं। ये स्लॉट हैं, ये आर्मेचर स्लॉट में आर्मेचर वाइंडिंग भरते हैं। और ये जो बीच में है, दो स्लॉट के बीच का भाग है, ये मैग्नेटिक मटेरियल होता है, लैमिनेटेड। इससे एडी करंट लॉस कम करने के लिए इसको लैमिनेट करते हैं। इसको बोलते हैं कम्यूटेटर। आर्मेचर वाइंडिंग का जो तार है, कंडक्टर्स हैं, वो कम्यूटेटर में जाके जुड़ते हैं। कम्यूटेटर पे कार्बन ब्रश फिसलते हैं, उन्हीं के माध्यम से सप्लाई कम्यूटेटर से जाती है आर्मेचर वाइंडिंग में। आर्मेचर से इसको क्या किया गया है, फील्ड को अलग निकाला गया है, बाहर निकाला गया है। देखिए ये योक है, दिस इज योक, स्टेटर पार्ट। इसको भी लैमिनेटेड बनाते हैं, लैमिनेट करके, जिससे एडी करंट लॉस कम हो जब AC देंगे। ये फील्ड वाइंडिंग है, मोटे तार होते हैं, फील्ड वाइंडिंग में मोटे तार होते हैं कॉपर के, वो फील्ड फ्लक्स प्रोड्यूस करते हैं और पोल प्रोड्यूस करते हैं यहाँ पे स्टेटर पर। ये इमेज थोड़ा और क्लियर करेगा। ये शाफ्ट है, देखिए दूसरा शाफ्ट, रोटर शाफ्ट, यहाँ बीरिंग है। यहाँ पे देखिए फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए क्या है, पोल पैदा करेंगे। यहाँ पे फील्ड पोल है, 2 पोल की मोटर है। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे फील्ड वाइंडिंग लपेटेंगे इस पोल पे। फील्ड वाइंडिंग कॉपर की वाइंडिंग होती है, उसमें सप्लाई देंगे जब AC या DC जो भी देंगे सप्लाई, तो वहाँ फील्ड फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। मान लीजिए यहाँ पे फील्ड पोल प्रोड्यूस हुआ है नॉर्थ, यहाँ पे पोल प्रोड्यूस हुआ है साउथ, तो लाइनें जो हैं नॉर्थ से साउथ में जाएंगी और इधर से होते हुए जाएंगी, आर्मेचर कोर से होते हुए जाएंगी लाइन्स। अगर नॉर्थ साउथ ऐसे है तो, अगर नीचे नॉर्थ ऊपर साउथ है तो ऐसे डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगा। DC सप्लाई जब इस मोटर में देंगे तो ये नॉर्थ जो साउथ होगा फिक्स होगा, इधर नॉर्थ होगा या साउथ होगा, वो फिक्स रहेगा। लेकिन जब AC सप्लाई देंगे इस मोटर को, जैसा कि यूनिवर्सल मोटर है, दिस मोटर यूनिवर्सल मोटर, सो अगर AC सप्लाई देंगे तो उसकी डायरेक्शन बार बार चेंज होती है, तो पोल भी बार बार अपनी दिशा चेंज करेंगे। हाफ साइकिल तक नॉर्थ रहेगा, लाइनें इधर को आएंगी,
फिर हाफ साइकिल तक यहाँ पे ऊपर साउथ रहेगा, नीचे नॉर्थ रहेगा, फिर लाइनें नीचे से ऊपर जाएंगी, तो ये चेंज होता रहेगा बार बार। ये आर्मेचर वाइंडिंग है, दीज आर आर्मेचर कंडक्टर्स। आर्मेचर वाइंडिंग, आर्मेचर में तार भरते हैं स्लॉट में और उनको विशेष तरीके से आपस में जोड़ दिया जाता है, तो बन जाता है आर्मेचर वाइंडिंग। कभी डिस्कस करेंगे कि आर्मेचर वाइंडिंग को कैसे कनेक्ट करते हैं आर्मेचर तारों को। देखिए ये तार जो हैं, दीज आर्मेचर कंडक्टर्स, इनका कनेक्शन कहाँ होता है? इनका कनेक्शन होता है यहाँ पे, इसको बोलते हैं कम्यूटेटर। कम्यूटेटर जो होता है कॉपर के सेगमेंट होते हैं जो आपस में एक दूसरे से इंसुलेटेड होते हैं। ये जो लाइनें दिख रही हैं ये माइका की शीट होती हैं। दे इंसुलेट सेगमेंट्स फ्रॉम ईच अदर। ये सेगमेंट एक नहीं है, आपस में इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड हैं। दे आर इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर। माइका की शीट है, माइका इज इंसुलेटिंग मटेरियल। शाफ्ट से भी इंसुलेटेड होते हैं। यहाँ से जो आर्मेचर वाइंडिंग के तार आते हैं, ये कापर के जो तार आते हैं वो कापर के इसमें सेगमेंट में जुड़ते हैं, जिसको हम कम्यूटेटर बोलते हैं। कम्यूटेटर ये रोटेट करता है, शाफ्ट के साथ रहता है, रोटेट करता है। और इसका काम क्या है? इसका काम है आर्मेचर वाइंडिंग में जाने वाली करंट की डायरेक्शन को ये बार बार चेंज करता है। कम्यूटेटर चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द आर्मेचर वाइंडिंग व्हेन कंडक्टर मूव्स फ्रॉम वन पोल टू अनदर पोल। जब कंडक्टर नॉर्थ पोल से साउथ पोल में जाएगा अथवा साउथ पोल से नॉर्थ पोल में जाएगा तो उसके करंट की दिशा को ये कम्यूटेटर चेंज करता रहता है बार बार, यही इसका काम है। कम्यूटेटर के ऊपर देखिए ये क्या है, दिस पार्ट, दिस इज कार्बन ब्रश। कार्बन ब्रश हैं, 2 कार्बन ब्रश हैं, ये फिसलते हैं, ये फिसलते रहते हैं कम्यूटेटर के ऊपर और कार्बन ब्रश के ही थ्रू सप्लाई आर्मेचर वाइंडिंग को दी जाती है। क्योंकि आर्मेचर वाइंडिंग रोटेट कर रही है तो उसको सप्लाई कैसे देंगे? विद द हेल्प ऑफ कार्बन ब्रश। सो देयर आर 2 नंबर ऑफ कार्बन ब्रश, और भी हो सकते हैं बट एसी सीरीज मोटर में जनरली 2 ही होते हैं। इसमें नंबर ऑफ पोल ही जनरली 2 होते हैं एसी सीरीज मोटर में। तो कार्बन ब्रश के सप्लाई आती है, कार्बन ब्रश पे सप्लाई, वो सप्लाई जाती है कम्यूटेटर सेगमेंट पे। कम्यूटेटर सेगमेंट से सप्लाई जाती है आर्मेचर वाइंडिंग में, तो क्योंकि कार्बन ब्रश जो होता है उसमें स्प्रिंग लगा रहता है और वो उस स्प्रिंग के प्रेशर से इसमें फिसलता रहता है। सो कार्बन ब्रश इज स्टैटिक बट कम्यूटेटर इज रोटेटिंग विद द शाफ्ट। शाफ्ट जो है आर्मेचर जो है रोटेट करता है, कार्बन ब्रश उस पर फिसलता रहता है कम्यूटेटर के ऊपर। तो ये इसका कंस्ट्रक्शन है। इसमें अब और डिटेल में बात करते हैं। अब बात करते हैं पहले स्टेटर की। स्टेटर में क्या होता है? देखिए स्टेटर में पहले होता है ये, इसको बोलते हैं योक। दिस पार्ट इज कॉल्ड योक। योक जो होता है दिस इज अ मैग्नेटिक मटेरियल, वेरी हाई क्वालिटी मैग्नेटिक मटेरियल इज़ यूज्ड फॉर दिस पर्पस। बहुत अच्छी गुणवत्ता का मटेरियल यूज़ करते हैं इसमें, क्योंकि इसमें डीसी और एसी दोनों मोटर काम करेगी। जब एसी सप्लाई देंगे तो यहाँ पे हिस्टेरेसिस लॉस होगा। हिस्टेरेसिस लॉस एसी में होता है, तो हिस्टेरेसिस लॉस जितना अच्छा मैग्नेटिक मटेरियल होगा उतना कम होगा। सो दिस मटेरियल इज़ वेरी गुड क्वालिटी मटेरियल। कंपोजिट मटेरियल यूज़ करते हैं जनरली हाई रिलेटिव परमेबिलिटी के। योक होता है दिस लैमिनेटेड। लैमिनेटेड क्यों होता है? क्योंकि जब डीसी सप्लाई देंगे इसमें वाइंडिंग लपेटेंगे। यहाँ पे ये है, देखिए ये स्टेटर का भाग है, उस पर वाइंडिंग कर दी गई है। इसको बोलते हैं फील्ड वाइंडिंग। दिस इज फील्ड वाइंडिंग। फील्ड वाइंडिंग फील्ड वाइंडिंग जो है मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले, कापर की वाइंडिंग होती है। इसका काम होता है फील्ड फ्लक्स प्रोड्यूस करना है। कहाँ लपेटा जाता है? इस भाग पे, ये भाग। तो ये योक है, ये पूरा भाग योक कहलाता है। दिस होल पार्ट इज कॉल्ड योक। लैमिनेटेड होता है। लैमिनेटेड क्यों होता है? क्योंकि जब एसी सप्लाई देंगे तो यहाँ फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, एसी फ्लक्स प्रोड्यूस होगा तो क्या होगा? ईडी करंट लॉस होगा यहाँ पे, ईडी करंट लॉस। तो ईडी करंट लॉस कम हो, न्यूनतम हो, इसलिए लैमिनेटेड होता है। दिस पार्ट शुड बी लैमिनेटेड इन ऑर्डर टू रिड्यूस एडी करंट लॉस, अदरवाइज देयर इज सो मच एडी करंट लॉस। और अच्छे मटेरियल का बनाते हैं जिससे हिस्टेरेसिस लॉस कम हो, क्योंकि एसी सप्लाई देंगे तो हिस्टेरेसिस लॉस भी होगा। ये लैमिनेटेड है। इसमें देखिए इस भाग को बोलते हैं फील्ड पोल। दिस पार्ट इज कॉल्ड पोल, फील्ड पोल पूरा नाम है इसका, फील्ड पोल। ये भाग जो देखिए ऐसे क्यों बनाया जाता है? जिससे कि यहाँ एयर गैप यूनिफॉर्म रहे। यहाँ रोटर भरेंगे तो एयर गैप उसमें यूनिफॉर्म रहे, किनारों पे भी और बीच में भी। इसको कहते हैं पोल शू। दिस इज कॉल्ड पोल शू। तो ऐसा बनाते हैं इसको लैमिनेट करके। तो इस तरह से ये स्टेटर का कोर लैमिनेट हो जाता है। ये पूरा भाग है स्टेटर। दिस इज योक, दिस इज पोल, फील्ड पोल, दिस इज पोल शू। ये होता है, ऐसे बनाते हैं। इसके बाद इस पर क्या करते हैं? वाइंडिंग करते हैं इस भाग पे।
इस भाग पे वाइंडिंग करते हैं। कॉपर की वाइंडिंग होती है, मोटे मोटे तारों की होती है, जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स कम होते हैं। फेरों की संख्या कम रखते हैं, क्योंकि अगर फेरों की संख्या ज़्यादा रखेंगे तो इंडक्टेंस ज़्यादा होगा एसी के लिए, और उससे क्या होगा, रिएक्टेंस ज़्यादा होगा। रिएक्टेंस ज़्यादा होगा तो प्रॉब्लम ये आएगी, इम्पीडेंस बढ़ जाएगा वाइंडिंग का। इम्पीडेंस बढ़ जाएगा तो क्या होगा, एक तो पावर फैक्टर ख़राब होगा, दूसरा ये करंट को भी कम कर देगा और फील्ड फ्लक्स भी कम कर देगा। तो ये यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स कम रखते हैं, मोटे तार का बनाते हैं, इसको कहते हैं फील्ड वाइंडिंग। कॉपर की वाइंडिंग है, इंसुलेटेड होती है। देखिए यहाँ पे फील्ड पोल प्रोड्यूस होगा तो कैसे अपना रास्ता बनाएगा, ऐसे फील्ड फ्लक्स ऐसे जाएगा। अगर यहाँ नॉर्थ है, यहाँ साउथ है, तो लाइनों की दिशा होगी यहाँ से इधर की तरफ लाइनें होंगी। अगर यहाँ नॉर्थ है, यहाँ साउथ है तो, और अगर यहाँ नॉर्थ यहाँ साउथ है तो लाइनें इधर से इधर की तरफ। डीसी पे काम कर रहा होगा अगर ये मोटर, तो लाइनें जो होंगी फिक्स दिशा में होंगी। अगर एसी पे काम कर रहा होगा ये मोटर, जैसा कि एसी सीरीज मोटर भी बोलते हैं, तो एसी पे भी काम करेगा। यूनिवर्सल मोटर है, डीसी पे भी काम करेगा, एसी पे भी, सिंगल फेज एसी पे भी काम करेगा और डीसी पे भी। तो डीसी पे फिक्स रहेंगी लाइनों की दिशा, लेकिन एसी जो होगा तो उसकी दिशा बार बार हाफ साइकिल पे चेंज होती रहेगी। नॉर्थ रहेगा यहाँ पे तो ऐसे, यहाँ नॉर्थ रहेगा तो इधर की तरफ, ये चेंज होता रहेगा। ये देखिए रोटर पार्ट है, दिस इज़ रोटर पार्ट, दिस इज़ रोटर शाफ्ट। ये शाफ्ट है, यहाँ बेयरिंग लगी है, घूमेगा ये। इसमें देखिए हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, कार्बन ब्रश के थ्रू सप्लाई जाती है। तो ये कार्बन ब्रश है, मुलायम होता है, चिकना होता है, इस पर फिसलता है, इसी के माध्यम से सप्लाई जाती है कम्यूटेटर पे। ये भाग कम्यूटेटर है, दिस इज़ कम्यूटेटर। और ये जो लाइनें दिख रही हैं इसमें, ये लाइनें, दीज आर कम्यूटेटर सेगमेंट्स। विद द हेल्प ऑफ दीज सेगमेंट्स दे आर माइका शीट्स। इन फैक्ट with the help of these segments they are insulated from each other। तो इंसुलेटेड होते हैं। कम्यूटेटर सेगमेंट का कनेक्शन देखिए आर्मेचर वाइंडिंग से होता है। ये देखिए तार आए हुए हैं, ये कम्यूटेटर सेगमेंट में जुड़े हुए हैं। तो सप्लाई जाएगी कार्बन ब्रश से कम्यूटेटर पे, कम्यूटेटर से जाएगी यहाँ से होते हुए आर्मेचर वाइंडिंग में सप्लाई जाएगी। ये कॉपर की वाइंडिंग होती है, मोटे मोटे तारों का, इंसुलेटेड होते हैं आपस में एक दूसरे से, जिससे कि एक दूसरे से शॉर्ट सर्किट ना हो जाए। और इनको भरा जाता है यहाँ पे, ये क्या है, आर्मेचर स्लॉट, ये स्लॉट बोलते हैं, आर्मेचर स्लॉट, दिस इज आर्मेचर स्लॉट। स्लॉट्स में आर्मेचर वाइंडिंग को भरा जाता है। ये भाग देखिए, दिस इज लैमिनेटेड पार्ट। लैमिनेटेड होता है ये भी, क्योंकि इसमें जो करंट होती है आर्मेचर वाइंडिंग में, उसकी करंट की दिशा बार बार कम्यूटेटर चेंज करता है, इसलिए इसमें ईडी करंट लॉस होगा, हिस्टैरिसीस लॉस भी होगा, ईडी करंट लॉस भी होगा। सो इट शुड बी ए गुड मैग्नेटिक मटीरियल एंड इट शुड बी लैमिनेटेड। लैमिनेटेड नहीं होगा तो ईडी करंट लॉस होगा, अच्छा मैग्नेटिक मटेरियल नहीं होगा तो हिस्टैरिसीस लॉस होगा। इस प्रकार से ये इसको बनाते हैं अच्छे मैग्नेटिक मटेरियल का। और अच्छे मैग्नेटिक मटेरियल को बनाने से ये भी फ़ायदा रहता है कि ये रोटर है, फील्ड फ्लक्स जो यहाँ से यहाँ जाएंगे आसानी से चले जाएंगे, ये लो रिलक्टेंस पाथ प्रोवाइड करेगा। तो ये है आर्मेचर इसको बोलते हैं, दिस इज रोटर। ये कंप्लीट डायग्राम है, दिस इज़ द कंप्लीट इमेज ऑफ एसी सीरीज मोटर। इसके भाग अलग हैं, दिस इज स्टेटर पार्ट, दिस इज रोटर पार्ट, ये कम्यूटेटर, आर्मेचर वाइंडिंग, आर्मेचर कोर, दिस इज शाफ्ट, ये फील्ड पोल हैं, 2 पोल हैं, फील्ड वाइंडिंग, दिस इज लैमिनेटेड स्टेटर, इसको योक बोलते हैं। ये इसका पूरा कंस्ट्रक्शन है, दिस इज द कंस्ट्रक्शन। अब आइए इसमें और डिस्कस करते हैं कंस्ट्रक्शन करते समय क्या क्या ध्यान सावधानी रखनी चाहिए। बिकॉज दिस मोटर वर्क्स ऑन एसी एंड डीसी बोथ, सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ बोथ। एसी सप्लाई देने पे क्या प्रॉब्लम्स आएंगी मोटर में, उनको भी हमको देखना है, वी हैव टू मैनेज। एंड डीसी सप्लाई देने पे क्या क्या है उसको भी ध्यान में रखना है। सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ एसी एंड डीसी बोथ कंडीशंस, देन ओनली दिस मोटर कैन वर्क ऑन एसी डीसी बोथ, अदरवाइज देयर इज़ प्रॉब्लम। एसी सप्लाई देने से प्रॉब्लम्स होंगी। तो क्या करते हैं, देखिए क्या क्या सावधानियाँ रखते हैं इसमें, क्या क्या इसमें कंसिडरेशन होते हैं। देखिए एसी सीरीज मोटर या यूनिवर्सल मोटर का ये सर्किट डायग्राम है। ये क्या है, ये फील्ड वाइंडिंग है, फील्ड वाइंडिंग जिसकी बात अभी हम थोड़ी देर पहले कर रहे थे। कहाँ होती है, ये स्टेटर पे होती है। कहाँ होती है, यहाँ पे देखिए, मोटे तारों का बनाया जाता है। इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कम रखते हैं। नंबर ऑफ टर्न्स कम क्यों रखते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स जो होता है उससे डीसी सप्लाई देंगे तो उसमें इंडक्टेंस नहीं होगा। फील्ड वाइंडिंग में डीसी सप्लाई देने से फील्ड वाइंडिंग में केवल रेजिस्टेंस होगा। तो इसलिए नंबर ऑफ टर्न्स रखने से, ज़्यादा रखने से, डीसी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इन केस डीसी सप्लाई देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, देयर इज़ नो प्रॉब्लम एज सच। रेजिस्टेंस कम रखेंगे, मोटे तार का बनाएंगे जिससे यहाँ ज़्यादा पावर लॉस ना हो और यहाँ वोल्टेज ड्रॉप भी ज़्यादा ना हो, क्योंकि यहाँ वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा तो यहाँ जो आर्मेचर में वोल्टेज मिलेगा कम मिलेगा। इस भाग को कहते हैं आर्मेचर। ये रोटर है, ये भाग
ये आर्मेचर वाइंडिंग है, तो ये उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये जो भाग हैं ये 10 पार्ट, ये कार्बन ब्रश को रिप्रेजेंट करते हैं। हमने बताया था थोड़ी देर पहले 2 कार्बन ब्रश होते हैं, उन्हीं के थ्रू सप्लाई आर्मेचर वाइंडिंग में जाती है। ये कंपनसेटिंग वाइंडिंग होती है इसमें, इसकी बात अभी करेंगे क्यों होती है। हाँ, तो एक एक बात करते हैं, मेन फील्ड वाइंडिंग की बात करते हैं। तो मोटे तार का बनाएंगे फील्ड वाइंडिंग, इंसुलेटेड रहेगी, स्टेटर पर रहेगी, नंबर ऑफ टर्न्स कम रखेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा रखने से एसी सप्लाई देते समय इसमें इंडक्टेंस जो होता है, इंडक्टेंस पैदा होता है। किसी कॉइल में जब एसी करंट फ्लो करती है तो उसमें इंडक्टेंस पैदा होता है, सेल्फ इंडक्टेंस, जो प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ टर्न्स के स्क्वायर के। इफ़ नंबर ऑफ टर्न्स आर मोर, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ दिस कॉइल इज मोर। सेल्फ इंडक्टेंस ज़्यादा होगा तो इसमें रिएक्टेंस होगा, रिएक्टेंस एक्सेल, इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सेल, ये होता है 2 पाई एफ एल। इफ़ इंडक्टेंस इज मोर, एक्सेल इज मोर। एक्सेल ज़्यादा होगा तो क्या होगा, एसी सप्लाई देते समय इसमें जो रेजिस्टेंस था वो तो था ही, इसमें इंडक्टेंस भी हो जाएगा, तो उससे रिएक्टेंस भी हो जाएगा। तो ये दोनों मिल करके क्या करेंगे, इम्पीडेंस ज़्यादा होगा। इम्पीडेंस ज़्यादा होगा तो क्या होगा, दो प्रॉब्लम्स आएंगी। एक तो ये करंट को कम कर देगा, इट रिड्यूसेस द करंट को रिड्यूस कर देगा, क्योंकि इफ इम्पीडेंस इज मोर इट रिड्यूसेस द करंट। और दूसरा प्रॉब्लम क्या करेगा, ये पावर फैक्टर को भी ख़राब कर देगा, क्योंकि पावर फैक्टर जो होता है वो होता है R/Z। इफ़ Z इज़ मोर इन कंपेरिजन टू R देन पावर फैक्टर बिकम्स वेरी पुअर। पावर फैक्टर भी बहुत ख़राब कर देगा और इसकी करंट कम कर देगा। करंट कम कर देगा तो क्या होगा, फील्ड फ्लक्स भी कम हो जाएगा। तो इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कम रखेंगे, यहाँ पे, तो इंडक्टेंस कम होगा और इम्पीडेंस कम होगा, तो पावर फैक्टर जो ख़राब होने की प्रॉब्लम है वो नहीं होगी। लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स फील्ड वाइंडिंग में कम रखने से एक प्रॉब्लम और आती है, क्योंकि फील्ड वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स कम रखने से फ्लक्स कम हो जाएगा, बिकॉज फ्लक्स इज इक्वल टू MMF अपॉन रिलक्टेंस, एंड इफ रिलक्टेंस इज कांस्टेंट एंड नंबर ऑफ टर्न्स आर लेस। नंबर ऑफ टर्न्स कम कर दिया हमने फील्ड वाइंडिंग में तो क्या होगा, फ्लक्स कम प्रोड्यूस होगा। फील्ड वाइंडिंग में फ्लक्स कम प्रोड्यूस होगा तो क्या होगा, मोटर में टार्क जो डेवलप होगा, फील्ड फ्लक्स कम हो जाएगा तो टार्क कम हो जाएगा, मोटर टार्क कम डेवलप करेगा। तो ये फील्ड वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स कम करने से ये प्रॉब्लम आती है कि फील्ड फ्लक्स कम हो जाता है। तो फील्ड फ्लक्स कम ना हो उसके लिए फिर क्या करते हैं, एक तो फील्ड जो जिस कोर पे लपेटा गया है फील्ड वाइंडिंग, उसको बहुत अच्छे मैग्नेटिक मटेरियल का बनाते हैं, बहुत अच्छे मैग्नेटिक मटेरियल का, कुछ भरपाई यहाँ से कर देते हैं। वी मेक फील्ड कोर, स्टेटर कोर विथ वेरी गुड मैग्नेटिक मटेरियल, वेरी हाई रिलेटिव परमिएबिलिटी मटेरियल। एक तो ये करते हैं। दूसरा, इसको फील्ड वाइंडिंग से जो फ्लक्स कम हुआ है इसको पूरा करने के लिए क्या करते हैं, जो टार्क कम हुआ है आर्मेचर कंडक्टर्स की संख्या बढ़ा देते हैं। वी इंक्रीज द नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर्स। तो टार्क पे जो प्रभाव पड़ रहा है वो कम हो जाता है, उतना प्रभाव नहीं पड़ता है। तो आर्मेचर में नंबर ऑफ कंडक्टर्स थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, जिससे टार्क पे ज़्यादा बुरा प्रभाव ना पड़े, तो टार्क मेंटेन रहता है मोटर में। लेकिन आर्मेचर में नंबर ऑफ़ कंडक्टर्स जब बढ़ाते हैं तो एक तो फील्ड कम है, फील्ड फ्लक्स कम है, और आर्मेचर में नंबर ऑफ़ कंडक्टर्स बढ़ा देते हैं तो एक प्रॉब्लम और पैदा होती है, उसको कहते हैं आर्मेचर रिएक्शन बढ़ जाता है। आर्मेचर रिएक्शन बढ़ने से क्या होता है, वो मेन फील्ड को और डिस्टॉर्ट करता है और मेन फील्ड को कमज़ोर करता है, और दूसरा यहाँ पे कम्यूटेटर जो काम करता है उसकी फंक्शनिंग में प्रभावित करता है, स्पार्किंग होती है, कम्यूटेटर के काम को प्रभावित करता है। तो उन दोनों को ओवरकम करने के लिए हम क्या करते हैं, कंपनसेटिंग वाइंडिंग लगा देते हैं आर्मेचर के सीरीज़ में। कंपनसेटिंग वाइंडिंग लगाने से क्या होता है कि मेन जो फील्ड है जो कम हुआ है और ये जो आर्मेचर रिएक्शन बढ़ा है, कंपनसेटिंग वाइंडिंग उसको कंपनसेट कर देती है, उसको भरपाई कर देती है, उसको पूरा कर देती है, उसको ज़्यादा उसका प्रभाव इम्पैक्ट नहीं पड़ने पाता है मोटर पे। इसलिए हम कंपनसेटिंग वाइंडिंग लगा देते हैं, जो कि मेन फील्ड से 90 डिग्री के अंतर पे लगाते हैं इसको, कंपनसेटिंग वाइंडिंग को। तो ये आर्मेचर रिएक्शन को और कम्यूटेशन में जो प्रॉब्लम आ रहा है उसको पूरा कर देता है, उसको सही कर देता है, उस प्रॉब्लम को दूर कर देता है। कंपनसेटिंग वाइंडिंग रिड्यूस कर देता है उस प्रॉब्लम को। तो ये है, तो मेन फील्ड वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स कम रखेंगे, एक ये ध्यान रखेंगे, और मोटे तार का बनाएंगे। तो उसके बाद आर्मेचर में क्या करेंगे, यहाँ पे आर्मेचर की जो लीड है जो कम्यूटेटर से जुड़ती है
आर्मेचर वाइंडिंग की जो लीड है कम्यूटेटर से जोड़ते हैं, जिससे उसको थोड़ा हाई रेजिस्टेंस का ज़्यादा रेजिस्टेंस की लीड यूज़ करते हैं, जिससे कि यहाँ पे स्पार्किंग की प्रॉब्लम आती है। तो वो प्रॉब्लम थोड़ा सा हाई रेजिस्टेंस लीड कर लगाने से वो प्रॉब्लम कम हो जाती है। पावर फैक्टर भी इम्प्रूव हो जाता है उससे रोटर सर्किट का, क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होने से पावर फैक्टर इम्प्रूव हो जाता है। तो हाई रेजिस्टेंस लीड भी यूज करते हैं। तो इस मोटर को डिज़ाइन करते समय क्या क्या सावधानियां हम रख रहे हैं, डीसी एसी दोनों के लिए हम चूँकि मोटर डिज़ाइन कर रहे हैं, इसलिए इसमें सावधानियां ये रखेंगे कि पहला तो हमको ये मोटर का पूरा जो पार्ट है लैमिनेटेड होगा। इंटायर मोटर इज़ लैमिनेटेड, स्टेटर रोटर एवरीथिंग, स्टेटर कोर रोटर कोर लैमिनेटेड क्यों होगा? बिकॉज इफ़ इट इज़ नॉट लैमिनेटेड देयर इज़ सो मच ईडी करंट लॉस, इसलिए पूरा भाग लैमिनेटेड होगा। लैमिनेट करेंगे तो मोटर की कॉस्ट थोड़ा सा बढ़ जाएगी। दूसरा, अच्छे मैग्नेटिक मटेरियल का बनाएंगे। अच्छे मैग्नेटिक मटेरियल का बनाएंगे क्यों? क्योंकि अभी हम बता रहे हैं कि फील्ड वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स कम रखना है। फील्ड वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स कम क्यों रखना है? कम नहीं रखेंगे तो इसमें रिएक्टेंस ज़्यादा होगा, इंडक्टेंस ज़्यादा होगा, इंडक्टेंस ज़्यादा होगा तो रिएक्टेंस ज़्यादा होगा, उससे इम्पीडेंस ज़्यादा होगा, उससे क्या होगा, ये करंट को भी कम करेगा, फील्ड वाइंडिंग की करंट को कम कर देगा, और क्या होगा, क्या करेगा, पावर फैक्टर को भी ख़राब कर देगा। cos फाई पावर फैक्टर वो भी ख़राब हो जाएगा। इसलिए फील्ड वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स कम रखेंगे, ये ध्यान रखेंगे। दूसरी बात, तीसरी बात ये ध्यान रखेंगे कि फील्ड वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स कम रखने से क्या हुआ, फील्ड फ्लक्स कम हो गया। फील्ड फ्लक्स को मेंटेन रखने के लिए क्या करेंगे, एक तो फील्ड कोर जो है स्टेटर कोर अच्छे मैग्नेटिक मटेरियल का बनाएंगे, जिससे कि वो कम ना होने पाए, ये कुछ कंपनसेट कर देगा। दूसरा, आर्मेचर में कंडक्टर्स, नंबर ऑफ़ कंडक्टर्स बढ़ा देंगे, जिससे कि वो कुछ कमी जो है टार्क में जो हो रही है फील्ड फ्लक्स कम होने से वो ना हो, ज़्यादा कम ना हो टार्क, तो ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद कंपनसेटिंग वाइंडिंग लगा देंगे, जो आर्मेचर रिएक्शन और कम्यूटेशन दोनों, जो कम्यूटेटर की फंक्शनिंग प्रभावित हो रही है एसी पे स्पार्किंग होती है यहाँ कम्यूटेटर पे, डीसी पे नहीं, तो वो कम्यूटेटर का जो फंक्शनिंग है वो अच्छी हो और फील्ड फ्लक्स भी अच्छा रहे। कंपनसेटिंग वाइंडिंग लगा देते हैं, जो आर्मेचर रिएक्शन को भी कम कर देता है और फील्ड फ्लक्स को मेंटेन रखता है और कम्यूटेशन में भी हेल्प करता है। तो वो कंपनसेटिंग वाइंडिंग लगा देंगे। और क्या करेंगे, हाई लीड का रेजिस्टेंस यूज करेंगे, जो कि आर्मेचर कंडक्टर्स को कम्यूटेटर के साथ जोड़ेंगे। हाई लीड का रेजिस्टेंस लगाने से भी पावर फैक्टर इम्प्रूव होता है और स्पार्किंग जो यहाँ पे होती है वो स्पार्किंग भी कम होती है, तो पावर फैक्टर भी इम्प्रूव होगा, स्पार्किंग भी कम होगी। तो ये सब बातें ध्यान रखेंगे तो ये बन जाएगा यूनिवर्सल मोटर। दिस इज़ हाउ यूनिवर्सल मोटर इज़ डिज़ाइंड, इस तरह से डिज़ाइन होता है। देखिए ये यूनिवर्सल मोटर का सिंपल डायग्राम है। ये मोटर एसी और डीसी दोनों पे काम करेगा। दिस मोटर वर्क्स ऑन एसी एंड डीसी बोथ। अब इसकी वर्किंग की बात करेंगे, कैसे वर्क करता है। देखिए इसके डिफरेंट पार्ट्स के बारे में हम बात कर चुके हैं, एक बार फिर से बात करा दें। ये लैमिनेटेड स्टेटर है, जिसकी बात हम कर चुके हैं। लैमिनेटेड क्यों है, ईडी करंट लॉस कम करने के लिए। ये पोल है, कितने पोल हैं, 2 पोल। ये फील्ड वाइंडिंग है, यहाँ लपेटी है, यहाँ लपेटी है, कापर के तार होते हैं। ये इसको बोलते हैं पोल शू, इसकी बात हम कर चुके हैं। ये क्या है, ये है आर्मेचर। ये क्या है, यह आर्मेचर शाफ्ट है, रोटर शाफ्ट। ये क्या है, कार्बन ब्रश, दिस इज़ कार्बन ब्रश, 2 कार्बन ब्रश लगे हुए हैं। ये इसमें ये जो हैं सर्कल्स, ये हैं आर्मेचर कंडक्टर्स, कापर के कंडक्टर भरे होते हैं उसमें, जो इंसुलेटेड होते हैं। तो ये इसका कंप्लीट डायग्राम है, ये पूरा इसका कंप्लीट कंस्ट्रक्शन है। अब बात करेंगे कि ये कैसे वर्क करता है। देखिए यहाँ पे रोटर, दिस इज़ रोटर और आर्मेचर, दिस पार्ट, दिस इज फील्ड। ये भाग स्थिर रहेगा, ये घूमेगा, तो यहाँ एयर गैप भी दे देते हैं, बहुत स्मॉल एयर गैप, देयर इज़ वेरी स्मॉल एयर गैप, 0.5 to 1 mm अप्रॉक्सीमेटली, इट शुड बी मिनिमम। जितना कम रखेंगे एयर गैप उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि फ्लक्स जो है नॉर्थ टू साउथ जाएगा तो इधर से होके जाएगा। अगर एयर रहेगा ज़्यादा तो रिलक्टेंस ज़्यादा होगा, रिलक्टेंस ज़्यादा होगा तो वो फ्लक्स के मान को और कमज़ोर कर देगा। इसलिए एयर गैप कम होना चाहिए, लेकिन फ्रिक्शन भी नहीं होना चाहिए, वी हैव टू अवॉइड फ्रिक्शन आल्सो। तो ये है, ये इसका पूरा कंस्ट्रक्शन है। देखिए सप्लाई देंगे मोटर में, एसी देंगे या डीसी देंगे तो मोटर कैसे वर्क करेगा, हाउ दिस मोटर वर्क्स, लेट अस डिस्कस अबाउट वर्किंग ऑफ दिस मोटर। पहले डीसी पे देख लेते हैं, डीसी देने पे क्या होगा, फिर एसी पे देखेंगे। पहले सप्लाई देखिए, मान लीजिए यहाँ डीसी दिया प्लस, यहाँ दिया माइनस। अभी एसी भूल जाओ, फॉरगेट अबाउट एसी सप्लाई, सपोज वी हैव गिवन डीसी सप्लाई। यहाँ प्लस दिया, यहाँ माइनस दिया,
यहाँ से करंट जाएगी ऐसे, करंट देखिए जा रही है, फील्ड वाइंडिंग में जाएगी पहले इस पोल वाले इधर साइड में, फील्ड वाइंडिंग से सप्लाई यहाँ से निकली, ये गई यहाँ से गई ये कार्बन ब्रश पे, कार्बन ब्रश से सप्लाई जाएगी किस पे, कम्यूटेटर पे, कम्यूटेटर से वो करंट जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी कंडक्टर्स में। नॉर्थ पोल में जितने कंडक्टर्स हैं उनमें कनेक्शन ऐसा रहता है कि करंट की दिशा सब में सेम रहती है, सेम, यहाँ डॉट लगाया है सब में, यानी करंट सब में बाहर की तरफ है। और कम्यूटेटर का कनेक्शन आर्मेचर वाइंडिंग से ऐसा करते हैं कि साउथ पोल में जितने कंडक्टर हैं उन सभी में करंट की दिशा सेम रहेगी और नॉर्थ पोल के कंडक्टर से अलग, यहाँ डॉट तो यहाँ क्रॉस, यहाँ बाहर की तरफ तो यहाँ अंदर की तरफ, यहाँ बाहर की तरफ तो यहाँ अंदर की तरफ। यहाँ देखिए कंडक्टर्स में सब में करंट सेम है, यहाँ सब में कंडक्टर्स में करंट की दिशा सेम है। ये कम्यूटेटर से आर्मेचर वाइंडिंग का कनेक्शन ऐसे करते हैं कि वो डिस्ट्रीब्यूट करता है इनको ऐसे कि नॉर्थ पोल के अंदर जितने कंडक्टर हैं करंट की डायरेक्शन सेम, साउथ पोल में जितने कंडक्टर हैं उनमें करंट की डायरेक्शन सेम और नॉर्थ पोल से अपोजिट। तो ये है, उसको डिस्ट्रीब्यूट कौन करेगा, कम्यूटेटर। कम्यूटेटर ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया करंट को इस तरह से, इन सभी में अंदर की तरफ, इन सभी में बाहर की तरफ। यहाँ से करंट फिर बाहर से निकली दूसरे कार्बन ब्रश से, यहाँ से निकली, यहाँ से इंटर किया कार्बन ब्रश से, कम्यूटेटर पे गई, कम्यूटेटर ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, यहाँ से अंदर गई, फिर यहाँ से बाहर आई, फिर यहाँ से अंदर गई, फिर यहाँ से बाहर आई, फिर यहाँ से अंदर गई, इस तरह से बाहर अंदर बाहर होते हुए यहाँ से निकलेगी करंट बाहर। नाउ करंट हैज़ कम आउट फ्रॉम हेयर, या इधर से गई, फिर करंट इस पोल के जो वाइंडिंग है फील्ड पोल, उस पर जो वाइंडिंग है स्टेटर वाइंडिंग, फील्ड वाइंडिंग, वहाँ बहते हुए करंट इस तरह से अपना मार्ग पूरा करेगी। दिस इज़ हाउ करंट कंप्लीट्स इट्स पाथ। यहाँ धन यहाँ ऋण होगा तो अब ऐसा करने से क्या होगा, देखिए यहाँ प्लस यहाँ माइनस देने से क्या होगा, देखिए यहाँ करंट जाएगी फील्ड वाइंडिंग में, इधर को करंट की दिशा है। जब किसी कॉइल में करंट का प्रवाह होता है तो एमएमएफ पैदा होता है और फ्लक्स पैदा होता है। तो यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ हेलिक्स रूल लगाइए और पता करिए यहाँ पे कौन सा पोल बनेगा, यहाँ पे बनेगा साउथ पोल। अगर करंट की दिशा ऐसे है तो यहाँ पे इस पोल पे बनेगा, यहाँ पे इस भाग में बनेगा साउथ पोल, यहाँ पे साउथ पोल बन गया। अब ये करंट गई कार्बन ब्रश से होते हुए कम्यूटेटर से होते ही इधर डिस्ट्रीब्यूट हो गई, ये कंडक्टर्स हो गए, यहाँ पे इनमें करंट बह रही है, इधर करंट गई, इसने यहाँ प्रोड्यूस कर दिया इस सिरे पे नॉर्थ पोल। तो देखिए फील्ड पैदा हो गया नॉर्थ साउथ। तो लाइनें कहाँ से कहाँ जाएंगी, नॉर्थ टू साउथ। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ टू साउथ। अब इसमें ये करंट कैरिंग कंडक्टर्स रखे हैं। आपको मालूम है कि जब कोई करंट कैरिंग कंडक्टर, व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज़ प्लेस्ड, दीज आर करंट कैरिंग कंडक्टर्स, व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज़ प्लेस्ड, करंट कैरिंग कंडक्टर जिसकी लंबाई L है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, रोटर लंबवत रखा है चुंबकीय क्षेत्र के, क्योंकि फील्ड इधर को है, रोटर रखा है इधर एक्सियली। व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज़ प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स डेवलप्स ऑन दी कंडक्टर। ये फोर्स पैदा होता है जब कोई धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर बल पैदा होता है। कितना बल पैदा होता है, BIL। बी क्या है, ये जो फील्ड पैदा हुआ है उसकी फ्लक्स डेंसिटी है, फ्लक्स घनत्व। आई क्या है, ये जो चालक रखे हैं इन चालकों में बहने वाली धारा का मान है। यल क्या है, इन सभी चालकों की चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत लंबाई है। अब यहाँ पे एक चालक है, उस पर BIL, दूसरे उस पर BIL, सब पे BIL फोर्स पैदा हो गया, सभी पे फोर्स पैदा हो। अब इधर जो चालक हैं इन सभी में बल की दिशा निकालेंगे, किधर को बल लगेगा, विद द हेल्प ऑफ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। Fleming's left hand rule says stretch your left hand fingers, namely forefinger, middle finger and thumb, in such a way they are perpendicular to each other. Forefinger pointing toward the direction of magnetic field, middle finger pointing toward the direction of current, then thumb points toward the direction of force. अपने बाएं हाथ की उंगलियों तर्जनी, मध्यमा और अंगूठा को इस प्रकार लंबवत रखें कि तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करे, मध्यमा उंगली धारा की दिशा को व्यक्त करे, तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को व्यक्त करता है। आप लगाएंगे अगर ये लेफ़्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ़्ट हैंड रूल, तो आप ये देखेंगे कि चालक जो नॉर्थ पोल के अंदर रखे हैं इन चालकों पर जो फोर्स लगेगा अपवर्ड लगेगा, अपवर्ड फोर्स। लगाइए लेफ़्ट हैंड रूल, सभी पे अपवर्ड लगेगा क्योंकि सभी में धारा की दिशा बाहर की तरफ है, फील्ड सब में नॉर्थ टू साउथ है, तो सभी में जो बल होगा वो एक दिशा में होगा, सभी में अपवर्ड। और साउथ पोल में लगाएंगे आप फ्लेमिंग्स लेफ़्ट हैंड रूल तो आप देखेंगे सभी चालकों पर बल लगेगा डाउनवर्ड, इन सभी पे अपवर्ड, इन सभी पे डाउनवर्ड। और इन चालकों के बीच अगर दूरी D है
और यहाँ चालक हैं जिनकी संख्या अगर मान लीजिए इसमें जो कॉइल है उसमें फेरों की संख्या n है, तो नॉर्थ पोल के अंतर्गत कितने चालक होंगे, n। टोटल फोर्स कितना होगा फिर, n इंटू बी आई एल, n इंटू बी आई एल फोर्स यहाँ लगेगा नॉर्थ पोल के जो चालक हैं सब मिलके, और साउथ पोल में जो चालक हैं वो सब मिलके कितना फोर्स लगाएंगे, सेम n इंटू बी आई एल। अब ये फोर्स जो है इन सभी के कारण फोर्स लग रहा है अपवर्ड, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अपवर्ड, और ये सभी चालक जो हैं उनकी वजह से फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड, और दोनों फोर्सों के बीच दूरी है d, रोटर का डायामीटर है मान लीजिए d, ये रोटर है इसका डायामीटर है d। तो ये दोनों बल मिल करके क्या करेंगे, बलयुग्म बनाएंगे, दे फॉर्म कपल, और एक टार्क पैदा करेंगे। टार्क किस दिशा में, ये बल इधर को घुमाने का प्रयास करेंगे, ये बल इधर घुमाने का प्रयास करेंगे, सो देयर इज़ ए टार्क इन दिस डायरेक्शन। तो ये मोटर पे, इस पे एक टार्क लगेगा इस दिशा में, तो ये मोटर इस दिशा में चलेगी तो क्या होगा, कम्यूटेटर जब ये चालक यहाँ आएगा तो इसकी करंट को जीरो करेगा। अभी करंट बाहर की तरफ है, उसके मान को कम करेगा फिर जीरो करेगा, उसके बाद उसकी करंट को फिर रिवर्स कर देगा, क्रॉस कर देगा। अभी बाहर की तरफ बह रही है फिर अंदर की तरफ कर देगा, और यहाँ जो क्रॉस है अंदर की तरफ करंट है, जब ये यहाँ आएगा आगे बढ़ेगा, यहाँ इसकी करंट को जीरो करेगा, पहले रिड्यूस करेगा। कम्यूटेटर काम करता है ये, दिस कम्यूटेटर चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ करंट इन दिस कंडक्टर्स when they enter from one pole to another pole। जैसे ये चालक इधर से इस पोल में घुसेगा उसके पहले इसकी करंट को ये कम्यूटेटर चेंज कर देगा, वैसे ही यहाँ से जब चालक घुसेगा इधर इस फील्ड में, वैसे ही उसकी करंट की डायरेक्शन को ये चेंज कर देगा। तो ये कम्यूटेटर अभी देखिए करंट को रिड्यूस करेगा, यहाँ जीरो करेगा, फिर ये चेंज कर देगा, क्रॉस से डॉट, डॉट से क्रॉस, ये होता रहेगा। कम्यूटेटर कीप्स ऑन चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड दिस मोटर रोटेट्स इन दिस डायरेक्शन। इस दिशा में टार्क लग रहा है, ये मोटर इस दिशा में घूम रहा है, वेरी हाई स्पीड, क्योंकि यहाँ पे जो टार्क डेवलप होता है इट इज़ प्रोपोर्शनल टू फाई इंटू आई ए, एंड फाई इन सीरीज मोटर इज प्रोपोर्शनल टू आई एफ फील्ड करंट, एंड आई एफ इज़ इक्वल टू आई ए सीरीज मोटर में होता है। तो यहाँ पे टार्क जो होगा पैदा होगा वो प्रोपोर्शनल होगा आई ए स्क्वायर के, आई ए स्क्वायर आर्मेचर करंट के वर्ग के समानुपाती होता है। सो टार्क डेवलप्ड इन दिस मोटर इज़ वेरी 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 हाई, बहुत हाई टार्क डेवलप होता है मोटर पे, बहुत हाई स्पीड से मोटर स्टार्ट होती है। ये तो हो गया यहाँ पे प्लस देने पे, यहाँ पे माइनस देने पे। इसको आप मान सकते हैं कि एसी सप्लाई अगर दिए होते उसका पॉजिटिव हाफ साइकिल पे भी यही होता। वट एवर इज़ हैपनिंग हेयर विथ प्लस माइनस सेम इज़ द केस व्हेन वी आर गिविंग एसी सप्लाई। एसी देने से क्या होगा, केवल एसी देने से केवल ये होगा कि यहाँ पे केवल रजिस्टेंस की जगह पे इम्पीडेंस हो जाएगा, तो ये करंट को थोड़ा कम कर देगा, फ्लक्स को थोड़ा कम कर देगा, मोटर का जो है टार्क थोड़ा कम कर देगा, परफॉर्मेंस थोड़ा कमज़ोर हो जाएगी, थोड़ा सा लिटिल, देयर इज़ लिटिल इम्पैक्ट। अब देखिए मान लीजिए सप्लाई हम उल्टा जोड़ दें, यहाँ देखिए दिस इमेज, पहले प्लस जोड़ा था यहाँ पे, यहाँ माइनस जोड़ा था। अब देखिए माइनस यहाँ जोड़ेंगे, प्लस यहाँ जोड़ेंगे, तब क्या प्रभाव पड़ेगा मोटर पे। यहाँ पे प्लस जोड़ा, यहाँ माइनस जोड़ा, पिछले बार कहाँ जोड़ा था, पिछले बार प्लस यहाँ जोड़ा था, माइनस यहाँ जोड़ा था। अभी यहाँ प्लस जोड़ने से करंट जाएगी इधर से इधर से इधर से, ऐसे यहाँ से जाएगी कार्बन ब्रश पे, कम्यूटेटर डिस्ट्रीब्यूट करेगा। इस बार कम्यूटेटर ने क्या किया, करंट की दिशा को देखिए चेंज कर दिया। पिछले बार सभी में करंट इधर डॉट थी, यहाँ क्रॉस थी, अब इस बार करंट की दिशा चेंज हो गई, क्योंकि सप्लाई हमने चेंज कर दिया है, यहाँ धन यहाँ ऋण, तो सभी में करंट की दिशा रिवर्स हो जाएगी, फील्ड में भी, फील्ड वाइंडिंग में भी, और आर्मेचर कंडक्टर्स में भी करंट की दिशा रिवर्स हो जाएगी। यहाँ पे सप्लाई इधर को, यहाँ क्रॉस बाहर अंदर की तरफ करंट है, यहाँ बाहर की तरफ करंट बहेगी सभी चालकों में। फिर ये यहाँ से करंट यहाँ से आएगी, कम्यूटेटर पे जाएगी, कम्यूटेटर से डिस्ट्रीब्यूट होगी आर्मेचर वाइंडिंग में, यहाँ से फिर निकलेगी कार्बन ब्रश से करंट, फिर यहाँ जाएगी, फिर यहाँ वाइंडिंग से होते हुए यहाँ बाहर। तो देखिए इस बार पोल कैसे पैदा होंगे, फील्ड पे देखिए क्या प्रभाव पड़ा, फील्ड पोल चेंज हो गए। पहले देखिए फील्ड पोल क्या थे, यहाँ नॉर्थ था, यहाँ साउथ था। इस बार क्या हो गया, यहाँ साउथ यहाँ नॉर्थ, ये चेंज आ गया, और आर्मेचर करंट भी चेंज हो गई। पहले यहाँ सभी में डॉट था, यहाँ क्रॉस था, अभी यहाँ पे सभी में क्रॉस हो गया, यहाँ डॉट हो गया। तो सप्लाई उल्टा जोड़ने से क्या प्रभाव पड़ेगा मोटर पे, ना केवल फील्ड वाइंडिंग की करंट की दिशा चेंज होगी, बल्कि आर्मेचर वाइंडिंग के जो कंडक्टर्स हैं उनमें बहने वाली करंट भी दिशा चेंज होगी। द डायरेक्शन ऑफ करंट चेंजेस इन द फील्ड वाइंडिंग एंड आर्मेचर वाइंडिंग एट द सेम टाइम, साइमल्टेनियसली।
अब फिर वही प्रिंसिपल है, व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड अ फोर्स डेवलप्स ऑन दैट कंडक्टर। वही सिचुएशन है पुरानी, मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स डेंसिटी बी है, करंट आई, चालक की लंबाई एल, यहाँ जो फोर्स डेवलप हुआ सेम वैसा ही एकदम सेम, यहाँ भी फोर्स डेवलप होगा। इस बार फोर्स की डायरेक्शन निकालिए, यहाँ साउथ, यहाँ सब क्रॉस क्रॉस, इन सभी पे आप निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, तो आपको ये मिलेगा कि द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज़ अपवर्ड अगेन। इन चालकों पर फोर्स पहले भी अपवर्ड था, अभी भी अपवर्ड है। क्यों? क्योंकि धारा की दिशा चेंज हो गई लेकिन फील्ड भी चेंज हो गया। पहले यहाँ नॉर्थ था, यहाँ डॉट था, अब यहाँ साउथ है तो यहाँ क्रॉस है, इसलिए लगने वाला जो बल है इन पे अभी भी अपवर्ड होगा। पहले भी अपवर्ड था, अभी भी अपवर्ड है। यहाँ देखिए क्या प्रभाव पड़ेगा, यहाँ भी फील्ड चेंज हो गया, साउथ की जगह नॉर्थ हो गया, चालक में करंट की दिशा भी चेंज हो गई, तो इसलिए अभी जो बल लगेगा विद द हेल्प ऑफ लेफ्ट हैंड रूल आप लगाएंगे तो अभी भी यहाँ डाउनवर्ड ही फोर्स लगेगा इन चालकों पर, सभी चालकों पर। तो लगने वाला जो फोर्स है चालकों पर, उनकी दिशा चेंज नहीं हुई है। नॉर्थ पोल में जो फोर्स था पहले अपवर्ड, अभी भी है। साउथ पोल में जो फोर्स था डाउनवर्ड, अभी भी है। तो हमने जो चेंज किया सप्लाई, उससे मोटर पे लगने वाला जो टार्क है, देखिए अभी फोर्स की दिशा नहीं चेंज हुई, तो टोटल फोर्स कितना होगा, एन इंटू बी आई एल एंड द डिस्टेंस इज डी, सो दे फॉर्म अ कपल, सो देयर इज टार्क। तो टार्क की दिशा पहले जो थी वही अभी भी है। क्यों? क्योंकि हमने सप्लाई जब रिवर्स किया तो उसने फील्ड वाइंडिंग की करंट को रिवर्स कर दिया, आर्मेचर वाइंडिंग की करंट को भी रिवर्स कर दिया, इसलिए लगने वाला जो टार्क है उसकी दिशा चेंज नहीं हुई, फोर्स सेम है अभी भी। कंडक्टर्स पे जो पहले फोर्स था वही डायरेक्शन अभी भी है। पहले जो फोर्स लग रहा था कंडक्टर्स पे अपवर्ड यहाँ, और यहाँ डाउनवर्ड, अभी भी वही है। फोर्स की डायरेक्शन चेंज नहीं हुई है सप्लाई चेंज करने से, क्योंकि उसने चेंज किया, फील्ड वाइंडिंग की करंट को भी चेंज किया, आर्मेचर वाइंडिंग की करंट को भी चेंज किया। अभी या तो फील्ड चेंज होता, आर्मेचर की करंट ना चेंज होती तो फोर्स उल्टा हो जाता, या आर्मेचर की करंट चेंज हो जाती, फील्ड ना चेंज होता तो भी फोर्स उल्टा हो जाता, लेकिन दोनों चेंज हो गए एक साथ, इसलिए फोर्स सेम डायरेक्शन में है। इसलिए इस पे लगने वाला टार्क सेम रहेगा, चाहे प्लस दें या माइनस दें। द डायरेक्शन ऑफ टार्क रिमेंस सेम, द डायरेक्शन ऑफ टार्क रिमेंस अनचेंज्ड वेदर सप्लाई इज प्लस और माइनस। ये देखिए माइनस सप्लाई का मतलब यहाँ प्लस यहाँ माइनस का मतलब, अगर एसी सप्लाई जाएगी अपने नेगेटिव हाफ साइकिल में तो भी वही होगा। इसलिए यहाँ पे डीसी सप्लाई दें या एसी सप्लाई दें, मोटर पे लगने वाला जो टार्क है उसकी दिशा चेंज नहीं होगी, वो सेम डायरेक्शन में लगेगा, इसलिए मोटर कंटिन्यू रन करेगी इसी दिशा में। लेकिन डीसी सप्लाई देने से और एसी सप्लाई देने से मोटर के बिहेवियर में थोड़ा सा फ़र्क आएगा। क्यों फ़र्क आएगा? पहला तो जब एसी सप्लाई देंगे तो कोर में ईडी करंट लॉस और हिस्टैरिसीस लॉस होगा, यहाँ भी ये फ़र्क आएगा दोनों में। दूसरा, एसी सप्लाई देने से यहाँ रजिस्टेंस भी होगा, आर्मेचर वाइंडिंग में भी रजिस्टेंस होगा और रिएक्टेंस भी होगा। डीसी में रिएक्टेंस नहीं होता है, ना फील्ड वाइंडिंग में होगा ना आर्मेचर वाइंडिंग में, बट एसी देने से रजिस्टेंस के साथ रिएक्टेंस भी होगा, यहाँ भी। वो रिएक्टेंस क्या करेगा? पावर फैक्टर को ख़राब करता है। पावर फैक्टर को ख़राब करेगा तो मशीन की इफ़िशियंसी थोड़ा कम हो जाती है, और इफ़िशियंसी कम हो जाएगी तो मोटर का परफॉर्मेंस लॉसेज भी बढ़ जाएंगे, परफॉर्मेंस भी पुअर हो जाएगा थोड़ा सा, और यहाँ पे फील्ड भी थोड़ा कमज़ोर हो जाता है। डीसी देने से उसकी तुलना में एसी देने पर फील्ड भी थोड़ा कमज़ोर हो जाता है, वीक हो जाता है, आर्मेचर रिएक्शन भी बढ़ जाता है, कंपनसेटिंग वाइंडिंग को भी अपना काम करना पड़ता है, और कम्यूटेटर पे थोड़ा स्पार्किंग बढ़ जाती है एसी देने से थोड़ा सा। तो ये एसी देने से ये थोड़ा सा वो इसमें चेंजेज आएंगे मोटर के बिहेवियर में, लेकिन हम उन चेंजेस के लिए बदलाव कर चुके हैं ऑलरेडी। वी हैव मेड चेंजेज इन द मोटर फॉर एसी सप्लाई, सो दिस मोटर वर्क्स ऑन एसी डीसी बोथ एंड इट्स परफॉर्मेंस फॉर एसी एंड डीसी इज ऑलमोस्ट सेम। देखिए डीसी, ये देखिए हमने परफॉर्मेंस कर्व देखिए, दिस इज द कर्व, ये स्पीड है मोटर की, दिस इज स्पीड एंड दिस इज टार्क। डीसी पे देखिए इसका परफॉर्मेंस ऐसा है, नो लोड पे, जैसे मोटर में ज़्यादा लोड नहीं लगाया, कम टार्क पे बहुत हाई स्पीड होती है, इट्स अ वेरी हाई स्पीड। मोटर का मैंने बताया टार्क इज़ वेरी हाई, इट इज़ प्रोपोर्शनल टू आर्मेचर करंट स्क्वायर, सो दिस मोटर स्टार्ट्स विद वेरी हाई टार्क। बहुत हाई टार्क के साथ मोटर स्टार्ट होती है, बहुत हाई टार्क के साथ,
इसलिए इस मोटर को जनरली नो लोड पे नहीं ऑन करना चाहिए। नो लोड पे ऑन करेंगे तो बहुत हाई स्पीड से स्टार्ट होगी, इसलिए थोड़ा लोड लगा के ऑन करते हैं यूनिवर्सल मोटर या एसी सीरीज़ मोटर को। हाँ जी, देखिए डीसी करंट पे इसका परफॉर्मेंस अच्छा है ज़्यादा, एसी पे थोड़ा सा ख़राब है। मैंने बता दिया परफॉर्मेंस ख़राब थोड़ा क्यों हो जाता है, बिकॉज पावर फैक्टर बिकम्स लेस, फील्ड बिकम्स पुअर, टार्क बिकम्स पुअर, कम्यूटेशन प्रोसेस अफेक्ट्स, देयर इज़ इम्पैक्ट ऑन कम्यूटेशन प्रोसेस। तो ये सब दिक्कतें होती हैं जिनकी वजह से एसी पे थोड़ा परफॉर्मेंस कम होता है। बट बाई एंड लार्ज दिस मोटर वर्क्स ऑन बोथ एसी एंड डीसी बोथ, एंड इट्स परफॉर्मेंस इज़ नॉट सो डिफरेंट, इट्स परफॉर्मेंस इज़ वेरी क्लोज। हाँ, लेकिन हम बता रहे हैं कि मोटर का शुरुआत में स्पीड बहुत हाई होता है नो लोड पे, बाद में जैसे आप लोड बढ़ाएंगे मोटर पे स्पीड फॉल्स। देखिए स्पीड गिरती है, स्पीड गिरती है इसकी थोड़ा सा, देखिए थोड़ा सा क्या काफ़ी गिर रही स्पीड ऑफ दिस मोटर इज़ नॉट कांस्टेंट। व्हेन यू इंक्रीज द लोड ऑन मोटर इट्स स्पीड फॉल्स, गिरती है स्पीड इसकी। तो इस मोटर का उपयोग जो है बहुत हैवी ड्यूटी लॉन्ग टाइम के लिए नहीं करते हैं, क्योंकि इस मोटर की इफ़िशियंसी जो है, efficiency of this motor is not very high. Efficiency of this motor ranges between 30% to 70%। बहुत ज़्यादा इफ़िशियंसी नहीं होती है। एसी सप्लाई देने पे 30% से लेकर के 70 to 75% के बीच में इफ़िशियंसी होती है इस मोटर की। लेकिन इसमें अच्छाई ये है, इट वर्क्स ऑन एसी डीसी बोथ, एंड इट्स टार्क इज़ वेरी हाई, बहुत हाई टार्क होता है। इसलिए मोटर बहुत शॉर्ट ड्यूटी के लिए, फॉर शॉर्ट ड्यूटी, for short span of time this motor's performance is very good, it can perform wide range of job। तो इसके एप्लीकेशंस कुछ हैं जो हम डिस्कस कर लें। व्हाट आर द एप्लीकेशंस? एप्लीकेशंस क्या हैं यूनिवर्सल मोटर के? कुछ एप्लीकेशंस हैं यूनिवर्सल मोटर के, जैसे हाई स्पीड वैक्यूम क्लीनर, हाई स्पीड वैक्यूम क्लीनर। वैक्यूम क्लीनर होता है, क्लीन करने के लिए यूज़ करते हैं, वैक्यूम क्रिएट करने, बहुत हाई प्रेशर के साथ में, बहुत हाई स्पीड के साथ में हम मोटर को चलाते हैं और वैक्यूम क्रिएट करके क्लीनिंग करते हैं, क्योंकि ये मोटर बहुत हाई स्पीड पे चलती है। इसकी स्पीड देखिए 3000 आरपीएम से लेके 30,000 आरपीएम तक होती है, 30,000 आरपीएम तक चल सकती है मोटर। स्पीड ऑफ दिस मोटर इज़ वेरी हाई। नो लोड पे 15,000 से लेकर के 25,000 30,000 तक इसकी स्पीड होती है आरपीएम में, और लोड लगाने पर भी इसकी आरपीएम बहुत ज़्यादा रहती है। सो दिस मोटर वर्क्स ऑन वेरी हाई स्पीड। तो ऐसी हाई स्पीड का ही हम लोग उपयोग करते हैं, 30,000 आरपीएम, 25,000 आरपीएम, 20,000 आरपीएम। सो स्पीड ऑफ दिस मोटर इज़ वेरी हाई, सो वी यूज़ दिस प्रॉपर्टी। इसका यूज़ करते हैं हम लोग। इसका तो कहाँ यूज़ करते हैं? हमने अभी बताया कि एक तो हाई स्पीड वैक्यूम क्लीनर, हाई स्पीड वैक्यूम क्लीनर्स, उससे क्या करते हैं, मोटर को शाफ्ट के साथ जोड़ देते हैं, उसमें वैक्यूम क्रिएट करते हैं, और वैक्यूम फ़ैन जो है वो रोटेट करते हैं। तो उससे क्या होता है कि वो जहाँ पे एरिया में वैक्यूम होगा वहाँ सब सारा डस्ट खींच लेगा। हाई स्पीड वैक्यूम क्लीनर काम करते हैं उस पर। सीविंग मशीन, सिलाई मशीनें में यूज होता है सीविंग मशीन। ये सीविंग मशीन सिलाई मशीनों में भी यूज होती हैं ये मोटरें। थर्ड जो है हॉइस्ट। हॉइस्ट होता है बहुत हैवी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करने के लिए यूज़ करते हैं हम लोग। इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में भी यूज करते हैं इंजन्स, रेलवे इंजन्स में हैवी ऑब्जेक्ट के स्टार्ट करने के लिए इलेक्ट्रिक वगैरह में यूज़ करते हैं हम लोग। इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन बोलते हैं, रेलवे इंजन्स में यूज़ करते हैं हम लोग। ड्रिल मशीन, अभी जो हमने डायग्राम इमेज दिखाई थी ऊपर, ड्रिल मशीन में भी फिट करते हैं। बहुत हाई आरपीएम से स्टार्ट होता है, ड्रिल करने का काम आता है। मशीन टूल्स, बहुत प्रकार के मशीन टूल्स में ये मोटर यूज होती है। इलेक्ट्रिक शेवर्स, इलेक्ट्रिक शेवर्स, ये जो शेवर्स होते हैं शेव करने के काम आते हैं, वहाँ पे इलेक्ट्रिक शेवर्स बोलते हैं उनको, वहाँ पे भी यूज़ करते हैं हम लोग मशीन्स में। ये ग्राइंडर्स में भी होते हैं, ग्राइंडिंग मिल्स, ग्राइंडिंग मिल्स, ग्राइंडिंग मिल्स।
सो दीज आर फ्यू एप्लीकेशंस, बस दिस इज़ नॉट द एंड। स्प्रिंग चार्जर में भी यूज करते हैं, स्प्रिंग चार्जर्स इन सर्किट ब्रेकर्स, स्प्रिंग चार्जर्स में भी यूज करते हैं, स्प्रिंग को चार्ज करने के लिए, खींचने के लिए, तानने के लिए स्प्रिंग को। We elongate the spring with the help of these motors. So this is not the complete list. This list is not complete since this motor starts with very high torque, very high torque, and its speed is very high. So these motors are suitable for those applications where very high starting torque is required and very high speed is required. Since performance of this motor long term is not very good, efficiency is not very high, so these motors are not suitable for long time application. लंबे समय तक मोटर कंटिन्यूस चले, ऐसे एप्लीकेशन को छोड़ करके जो शॉर्ट ड्यूटी के लिए, अल्प समय के लिए मोटर चले कुछ देर और काम करके बस बंद हो जाए, वहाँ पे ये मोटर बहुत अच्छा ऑप्शन है। दिस मोटर इज़ वेरी गुड ऑप्शन फॉर दोज एप्लीकेशंस वेयर वी यूज़ दिस मोटर फॉर शॉर्ट ड्यूटी। शॉर्ट ड्यूटी, इसकी ड्यूटी अच्छी है लेकिन बहुत लंबे समय तक नहीं, शॉर्ट टाइम के लिए इसको आप कोई काम कराएंगे तो ये इसकी खासियत है। टार्क इज़ वेरी हाई, स्पीड इज़ वेरी हाई, सो दिस मोटर कैन परफॉर्म वैरायटी ऑफ वर्क बट इट्स एफिशिएंसी इज लेस एंड पावर फैक्टर इज आल्सो नॉट सो गुड, सो दिस मोटर इज़ सुटेबल फॉर शॉर्ट ड्यूटी एप्लीकेशन। बहुत लंबे समय तक मोटर कंटिन्यूस चले वहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे, तो शॉर्ट ड्यूटी में ज़्यादा बेहतर चॉइस है ये मोटर। Thank you for watching this video. This is AC series motor or universal motor. This is called universal motor because this motor can work on DC supply and AC supply, single phase AC, and its performance is by and large very similar, not so different. So this motor is called universal motor. AC DC दोनों पे काम करती है, सिंगल फेज AC और DC दोनों पे, इसलिए इसको यूनिवर्सल मोटर कहते हैं। Thank you for watching this video. Thank you so much.